हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी पॉलिटी के घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टिल द ईयर 2026। हमारा फोकस एग्जाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री। और इसी क्रम में हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो है। और द चैप्टर नेम इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये करने वाले हैं कि जितने भी पहले तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन पूछा गया है, पहले तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके आसपास के जो भी अदर कंसेप्ट है हम लोग वो भी देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आता है, बट टॉपिक वही रहता है, वो कंसेप्ट वही रहेगा, उसी आसपास कहीं ना कहीं रिवॉल्व करेगा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के बेसिस पे अगर और भी कुछ क्वेश्चन हमारा बन जाए, हमारे एग्जाम में सॉल्व हो जाए, हमारा यही टारगेट होना चाहिए। तो विद दिस विल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये है कि इनमें से किस एक्ट में द प्रोविजन वाज मेड टू एस्टैब्लिश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो नाम है रेगुलेटिंग, ये हुआ था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को ये रेगुलेट कर रहा था, मतलब एक तरह से कंट्रोल कर रहा था, गवर्न कर रहा था। राइट, और ये बना था साल 1774 में। यही ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर कि ये भले ही 1773 के एक्ट के थ्रू बना, बट कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1773। और जो इसके फर्स्ट सीजे थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, प्लस 3 अदर जजेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द रिकॉर्डिंग एक्ट ऑफ। ठीक है, अभी हमने देखा है लेमाइस्टर वॉज द फर्स्ट सीजे। रॉन्ग। हमने भी ऊपर क्या देखा, फर्स्ट सीजे सर एलिजा इम्पे। सो दिस आंसर, सो दिस ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 इज रॉन्ग। तो देखो वन, तो क्या हमारा सही होगा ए, दैट इज वन ओनली। ठीक है, थर्ड है, मैच करना है हमें दो को। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी जो जब हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर आते हैं तो हमें इस बात को जानना होगा कि पहले एक हुआ करता था जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसका काम ये था कि इनिशियली वो सभी ऑल द फंक्शंस ऑफ ईआईसी पे को ये रेगुलेट कर रहा था। इसके बाद आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये बना एज पर पिट्स एक्ट 1784। ये हुआ था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, ये ओवरवर्कड था, प्लस करप्शन के भी चार्जेस आ रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा इंग्लैंड में, लंदन में, कि दोनों के काम को अलग करते हैं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेन काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, कि ये पॉलिटिकल मैटर्स को देख रहा था, ओनली पॉलिटिकल, या उसको बोलते हो एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे वो राज करेगा, कैसे वो गवर्न करेगा, राइट, कौन सा पॉलिसी अपनाएगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अब सिर्फ काम रह गया था बाय द पिट्स एक्ट ऑफ 1783 कि वो जितने भी कॉमर्शियल चीज़ें हैं वो उनको ध्यान देगा। कैसे याद रखेंगे, सी से कॉमर्शियल, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो अगर हम ए में आए, एक ऑप्शन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये हो गया बाय पिट्स एक्ट। तो ए का ऑप्शन है टू। अब देखो एक ऑप्शन टू इसमें भी है, एक ऑप्शन टू इसमें भी है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर भी गलत हो जाएगा। अब 50-50 पे आ गए तो हमें अटेम्प्ट तो करना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखा ही हमने, बी का वन है, बी का हो गया वन, तो दिस इज आवर राइट आंसर बी। ठीक है, अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ द इंडिया। देखो इंग्लिश एजुकेशन या ओवरऑल कहें, जब हम एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये बना था। इसमें क्या हुआ था कि रुपीस 1 लाख दिया जा रहा था पर ईयर टू एजुकेट इंडियंस। अभी ये सुनने में तो लग रहा है कि कितना अच्छा है, ये हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा था, बट इनका मकसद ये था कि इन्हें एम्प्लॉयज चाहिए था, इन्हें वर्कर चाहिए था, जो कि उनका गवर्नेंस इंडिया में उसको ईजी कर पाए।
ऐसा नहीं था कि वो कोई फेवर कर रहे थे हमारे ऊपर, बट उनको अपना राज को कायम रखने के लिए कुछ इंडियंस चाहिए था। तो इसके लिए वो चाहते कि एजुकेट हो। तो इसका पहला हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अभी जब हम लोग जब हम लोग इसी का जब सेकेंड ऑप्शन में आते हैं कि द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। अभी इसका काम ये था कि ये जो रुपीस 1 लाख जो कि चार्टर एक्ट के तहत था, तो उसको ग्रांट कौन करेगा? तो उसको ग्रांट करेगा द जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करें तो ये भी तो ऑप्शन सही हो रहा है। कोई 1 लाख देगा, ये तो चार्टर एक्ट ने कहा, लेकिन एक जो कमिटी जो प्रोवाइड करेगा कि वो फाइंड करेगा कौन सही है कौन गलत है, वो ये था, द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो ये भी सही हो गया। अब हो गया ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ये क्या है? एजुकेशन तो ईआईसी देगा, ठीक है, लेकिन उसका उसका माध्यम क्या होगा? तो एंग्लिसिस्ट का क्या? एंग्लिसिस्ट मतलब नाम से ही लग रहा है, एंग्लिसिस्ट मतलब कि ये हो गया कि इंग्लिश में हम देंगे अपना एजुकेशन। एक हो गया ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट क्या होता है? जब आप मैप देखेंगे, अगर जहाँ टर्की है तो टर्की के जो इस तरफ हो गया उसको बोलते थे ओरिएंटल। तो ये ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि नहीं, हम एजुकेशन देंगे इन वर्नैकुलर, जो यहाँ जो हमारे भारत देश का जो भाषा है, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, etc, उसमें हम देंगे। तो फाइनली जीत तो हुई एंग्लिसिस्ट की ही। और अगर इसमें भी अगर एक एक नाम कहेंगे तो चार्ल्स ट्रेवेलियान, ठीक है, ही इज द इम्पॉर्टेंट फिगर। इन्हीं का बात लास्ट में माना था लॉर्ड मकॉले ने, ठीक है। और उसमें थे विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये भी हो गया फॉर एजुकेशन के, तो आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। Now moving to the next question. By which act the British Parliament has abolished the monopoly of East India Company's trade in India except in tea and the China trade? 1800 1813 इसका आंसर होगा, ठीक है। 1813 एक्ट में एक और ये भी किया था कि जो मोनोपोली था, मोनोपोली को इसने खत्म कर दिया। बस टी ट्रेड में छोड़ा चाइना का। चाइना से मेनली ट्रेड किस में होता था? वो होता था ओपीएम में, ठीक है। तो चाइना, अगर क्वेश्चन में यह पूछेगा एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड चाइना, मोनोपोली को एबॉलिश किया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। विच एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडियन कंपनी? तो ये तो फिर देखो, ये तो खैर सेम ही क्वेश्चन हो गया, चार्टर एक्ट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, ठीक है, ये अभी हमने देखा, राइट। इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी, राइट, ये भी सही है। पहला बार ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि असर्ट किया गया था कि सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश के जो राजा थे कि जो रानियां थी, उन्होंने बोला कि असर्ट किया, बोला कि ये हमारा है, जो भारत है, क्राउन का भी अब ये हिस्सा होगा। तो राइट, तो इसका आंसर ये भी होगा। थर्ड ऑप्शन है द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखो, जब रेवेन्यू की हम बात करें तो रेवेन्यू वर नाउ कंट्रोल्ड, ठीक है, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि जो चार्टर एक्ट 1813 का, उसका तो पर्पस ही यही था ना। चार्टर एक्ट 1813 का उसने तो 20 साल के लिए दे दिया था, फर्दर 20 साल टू ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो को दे ही दिया था कि अब रेवेन्यू आप कंट्रोल करो, ठीक है, तो मैनेज आप करो। तो ये रॉन्ग हो गया, नॉट, इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। Which act for the first time made it possible for Indians to take over some share in the administration of the country? ठीक है, ये ऑप्शन इसका हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये कैसे हुआ? इसका एक आता था
सेक्शन 87 इसमें ये बोला गया था कि नो इंडियन टू बी डिबार्ड, नो इंडियन टू बी डिबार्ड किसके बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियन, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर, डिसेंट। तो ये क्या हुआ कि इसने एक एक शेयर दिया कि हम इंडियन लोग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में रहेंगे। तो राइट आंसर विल बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं पोस्ट 1857 का, ये जो रिवॉल्ट हुआ था, तो पोस्ट रिवॉल्ट। read the following statement with reference to the Indian Council Act of 1861। ठीक है, 1861 का चार्टर एक्ट का काउंसिल एक्ट के बारे में पूछ रहा है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर बिकेम 7। ठीक है, इट बिकेम 7। देखो यहां पर क्या है कि 7 तो ये है ही नहीं, और जब क्वेश्चन में जब ऐसे रैंडम रहे ना, टू बिकेम 7, आप सेकंड ऑप्शन देखो, फॉर द लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 2। ये कितना अच्छा से लग रहा है कि फ्रेम किया गया है। आप फर्स्ट ऑप्शन में जाओगे, टोटल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर बिकेम 7। ये एक बहुत ही रैंडम सा स्टेटमेंट लग रहा है, तो जनरली ऐसा ऑप्शन गलत ही होता है। और अगर आप इसे गलत मारते हो तो एक ये ऑप्शन खत्म हो गया, बी में आप जाओ, सी भी खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया, तो थर्ड आपका राइट आंसर बनता है इसमें। अब देखो इसमें क्या है ना कि 7 नहीं था, ये था 5, और 5 जो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर था, तो इनको कुछ काम असाइन किया गया था, असाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम, मिलिट्री। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7, नहीं 5 था, 1 2 3 4 5। ठीक है, फॉर लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम 12। राइट, ये दोनों फिर राइट ही हो गया। नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल सब्जेक्ट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1892। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20 जून 1892। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा 99% चांस ऑफ डेट का, ये गलत ही जाएगा। अभी उतना कैसे आप याद कर पाओगे कि ये हर एक्ट का डेट होगा, कब पास हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ, कब ब्रिटिश क्राउन ने एक्सेंट दिया, उसको असेंट दिया। ऐसा नहीं होता है कि आप सब जितने 12-14 एक्ट, सब एक्ट का आप डेट याद रखोगे। और एग्जाम में अगर ऐसा कोई रैंडम डेट है तो जनरली वो रॉन्ग ही होता है। इफ यू नो द डेट, द एग्जैक्ट डेट, इट्स फाइन, बट अगर नहीं तो नॉर्मली ऐसा ऑप्शंस में ये रॉन्ग ही होता है। तो ये भी आप कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, द आंसर विल बिकम ओनली 2। ठीक है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20 जून, नो नॉट, इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन 20 जून, बट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन February 3, 1893। ठीक है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर अस टू रिमेंबर दिस डेट, क्योंकि अपने एग्जाम में इस तरीके का डेट तो कभी नहीं पूछेगा, या अलग स्टेट का एग्जाम है उसके क्वेश्चन पेपर में ये सब पूछा गया था। बट नॉर्मली भी ऐसा पूछे अगर डेट वगैरह ऐड का, तो वो जनरली एक रॉन्ग डेट ही वो लोग देते हैं। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 24 मेंबर, 5 वे आर नॉन गवर्नमेंट। राइट, मेंबर्स वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। बिल्कुल सही, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किसका होता है? ऑन बजट। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट? आंसर इसका है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। ठीक है, ये क्या होगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो पहले तो उसका पावर को बढ़ा दिया, वो डिस्कस तो जरूर करेगा बट नो पावर टू वोट, ये ध्यान में रखना है, नो पावर टू वोट। ठीक है, और अगर आपको डिस्कस करना है, बात करना है, तो 6 डेज का प्रायर नोटिस, पहले 6 दिन पहले बोल देना है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट को, तो फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा वहां पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी। कम्युनल मतलब क्या होगा, किसी एक जात एक विशेष धर्म को, प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, मिंटो इज द रियल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मिंटो, लॉर्ड मिंटो इज द रियल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब बताओ कितना गहरा स्टेटमेंट, डीप स्टेटमेंट इन्होंने दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। क्योंकि यहां पर यह हुआ था कि पहली बार मुस्लिम्स लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, ओनली मुस्लिम्स कैन वोट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। तो आंसर विल बी मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स ऑफ 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ, अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, फेडरल कोर्ट का मतलब वही हुआ ना जो अभी का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह का 1935 का एक्ट के तहत उन्होंने यह लाया था। तो इसमें द राइट आंसर हियर विल बी आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो उसने सोचा था कि एक हम फेडरल कोड बनाएंगे, इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में हुआ था। आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। द फेडरल कोर्ट इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है। देखो इसके तहत कहा तो जरूर गया था कि ये एक फेडरल कोड बनेगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, लेकिन ये बना था 1937 में। तो इस चीज को याद रखने का है कि ये किस साल में बना था। ये बना था 1937 में, एंड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इट वाज महात्मा गांधी बर्थडे के एक दिन पहले, ठीक है। वन डे बिफोर हिज बर्थ एनिवर्सरी, टू बी वेरी इन अ फॉर्मल सेंस, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1937, ठीक है। The answer will be B. Under which of the following act डायरकी was introduced at the central level? डायरकी का मतलब क्या है, डायरकी का मतलब होता है टू। टू का मतलब क्या हुआ कि यहां पर होगा दो तरह का सब्जेक्ट हुआ करता था, एक होता था ट्रांसफर्ड, एक होता था रिजर्व्ड। अभी रिजर्व्ड क्या हो सकता है, वही चीज ना जो कि बहुत अहम का हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया, जैसे क्या पुलिस, जैसे क्या डिफेंस, जैसे क्या प्रेस, ठीक है, एग्रीकल्चर। अब एक हो गया ट्रांसफर, उसने दे दिया प्रोविंस में, भाई आप ही देखो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश राज। जैसे क्या होगा, इरिगेशन, एजुकेशन, ठीक है, इस तरह का जो चीज था। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एट प्रोविंस। मतलब जैसे आज सपोज करो उत्तर प्रदेश है, एक स्टेट है, उस समय के हिसाब से मान लो एक कोई प्रोविंस होगा, मतलब यूपी बिहार, इस जैसे आज का स्टेट है वैसे आप समझो प्रोविंस है। उस टाइम का अलग अलग नाम था, ऑब्वियसली अलग बाउंड्रीज भी थे, अलग काम भी था, बट एक समझने के पर्पज से। तो एक प्रोविंस था, तो प्रोविंस लेवल पर जब डायरकी हुआ था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो इसको कर दिया गया एट द सेंटर, सेंट्रल लेवल। तो आंसर विल बी, इसका रिकमेंड किसने भी किया था, साइमन कमीशन ने। कब आया था, 7, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act set up diarchy at the center? The same question, the government of the India 1935, sorry,
ठीक है। अब होता है फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द डायरकी वॉज इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, चलो देखते हैं मे बी द इंट्रोडक्शन। Press something and it went at the top. Okay. फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है। द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एट द प्रोसेस राइट। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, ये क्या हो सकता है इसमें? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ये 1919 के एक्ट में आया था, जिसे हम लोग बोलते हैं मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब 2 हमें गलत मिल गया, तो 2 काट दिए, 2 काट दिए, बचा क्या 1 एंड 1 एंड 3। चलो 3 भी देखते हैं। द डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोजेस राइट। मतलब क्या हुआ? डिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अलाउ कर दिया कि तुम भी कुछ काम करो। तो सेंटर भी अब लॉ बना सकता है और प्रोविंसेस भी अपना लॉ कर सकता है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिवोल्यूशन। मतलब कुछ पावर असाइन कर दिया सेंटर ने स्टेट को, प्रोविंस को उस समय के। तो आंसर विल बी 1 एंड 3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, अब क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इन बोथ द हाउसेस, द डिवीजन ऑफ सेंट्रल, ठीक है, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर, 1 इन लंडन। ये तो खत्म, ऐसे सुन के ही लग रहा है कि ये ऑकवर्ड है। नाउ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरी, यही तो हमने अभी पढ़ा था, ट्रांसफर्ड, रिजर्व। तो आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अब बताओ इन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया 1919 द फंक्शन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट रिजर्व एंड ट्रांसफर। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग एज अ रिजर्व, मतलब रिजर्व मतलब हमने रिजर्व कर दिया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 2 का ऑप्शन को काटो, 2 काटो, 2 काटो, 2 काटो, 1 3 एंड 4। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस राइट, लैंड रेवेन्यू वेरी इंपॉर्टेंट राइट, पुलिस ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट राइट। सो आंसर विल बी सी। विच एक्ट एस्टैब्लिश द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस? डायरकी मतलब वही हो गया जो हमने बोला था, इन द प्रोविंसेस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। आंसर विल बी बी। ठीक है, ठीक है। द इंडियन लेजिस्लेचर वेर मेड बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब क्या होगा? अपर हाउस, लोअर हाउस। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं ना, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो होता है बाई कैमरल, और एक होता है लोअर हाउस। तो फर्स्ट टाइम इट वाज मेड बाय द एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरल लेजिस्लेचर? सेम ही क्वेश्चन हो गया, by the Act of 1919. The Montague-Kempsford Reform of 1919 recommended granting voting right to all the women, extreme statement, all the women having the age of no। ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है,
तो वन ऑप्शन आपका कट गया है, वन कट गया, वन ओनली पूछा है करेक्ट क्या है, वन बोथ कट गया। अब देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन द लेजिस्लेचर, राइट, ये करेक्ट आंसर है। रिजर्व्ड सीट किसको दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था शेड्यूल कास्ट, फिर दिया गया था वुमेन, और दिया गया था लेबरर्स को। तो आंसर विल बी टू ओनली, बी। विथ रेफरेंस टू द इंडियन सिविल सर्विस विच आर द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही, ली कमीशन, बहुत लोगों को याद होगा, ली कमीशन हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ ली कमीशन ने आगे काम किया था उसके लिए। और ये कहाँ सेट हुआ था? तो अपने प्रयागराज में, जो उस समय का था इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद ये गया था, हुआ था दिल्ली में, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब देखो विच और करेक्ट पूछा गया है, ये तो कट गया, अब हो गया ओनली वन या फिर बोथ वन इंटू ओनली टू भी कट गया। इंडियन सिविल इन इंडियन सिविल सर्विस 1941 परसेंटेज ऑफ इंडियंस वेर वाज मोर, राइट, बहुत सही। अब देखो ये ऐसे भी आप सोच सकते हो कि इस समय था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, और इंडिया में भी अगस्त ऑफर में दिया गया था डोमिनियन स्टेट्स के लिए, और जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो आईएनसी था, जो महात्मा गांधी जी ने जो लीड किया था, वो काफ़ी स्विंग पर वो आ गया था, और इस कारण से भी आप सोच सकते हैं कि वो लोग इंडिया में नहीं आना आना चाहते थे जो। तो सिविल सर्वेंट 1941 के बाद से जो बहुत सारे हो गए वो इंडियन ही थे। by which of the following act that system of chamber of prince with 120 members was created? It was created with the act of 1919, ठीक है। ये क्यों बनाया गया था? तो जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके उनके लिए ही ये किया गया था, ताकि अगर उन्हें कुछ डिमांड करना हो, उन्हें कुछ इशू आ रहा हो, कुछ बातें रखनी हो वायसराय के सामने के लिए, तो इसके लिए चैम्बर को बनाया गया था ऑफ प्रिंस विथ 120 मेंबर्स। Which of the following elections of the Central Legislative Assembly was were held under the Government of India Act? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत साल 1926 से लेकर के साल 1945 के बीच में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर ही हुआ है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इट विल बी was held which of the following? देखो तो ये तो कट गया, ए एंड सी है कहीं, यस, ए एंड सी, ठीक है, ठीक है, 1926 से लेकर के 1945 के जो बीच का हुआ। मतलब ऐसे सोच सकते हो, ऐसे तो है, तो ऐसे तो इंडिविजुअल ही है, लेकिन मतलब कह सकते हो कि इन द ईयर 1926 से लेकर के एंड 1945 का जो इलेक्शन था वो पूछा गया है। सो दैट विल बी द राइट आंसर। इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट, यही है, हमने यहाँ बोला ही था 1926 और 1945, तो सी विल बी द राइट आंसर। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज द relic ऑफ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज द relic ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता था? ऑर्डिनेंस मतलब कि सेशन नहीं चल रहा है, अगर अभी के हिसाब से आप समझो तो ऑर्डिनेंस सेशन नहीं चल रहा है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति वो एक लॉ टाइप से पास करेंगे, उसको ऑर्डिनेंस हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही था कि उस समय की लेजिस्लेटिव काउंसिल का अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके बियॉन्ड ही कभी कभी वायसराय प्रोमलगेट करते थे ऑर्डिनेंस को बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। टू बी वेरी स्पेसिफिक सेक्शन 42 आज के हिसाब से अगर देखें तो आर्टिकल 123, तो ये भी 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड रहता था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, अभी ये भी 1935 के एक्ट से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इसका मतलब ये था कि जो प्रोविंसेस है, बहुत सारे प्रोविंसेस हुआ, इन सबका अपना अपना एक गवर्नर, ठीक है, सबके अपने अपने गवर्नर होंगे, ये इसके हेड हो जाते थे। और
अगर हम पूरे भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पूरे भारत की सेंट्रल पे हम बात करें तो यहाँ एक होते थे गवर्नर जनरल, ठीक है, ये होते थे हेड पूरे पूरे देश के। तो इसी को बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ठीक है, मतलब प्रोविंसेस का हेड होगा गवर्नर, पूरा एक सेंटर, पूरा एक देश का उसका हेड होगा गवर्नर जनरल, जो कि रूल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन, राजा रानी जो लंदन के थे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, सेंटर एंड द स्टेट। देखो फेडरल आ गया, जहां भी आए ना एग्जाम में कुछ फेडरल टाइप का, फेडरलिज्म वो सब होगा 1935 का एक्ट, ठीक है। सेंटर एंड द स्टेट मतलब की हो गया फेडरल फीचर्स। तो फेडरल फीचर्स का मतलब क्या, यही तो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत ही तो ये आया था। तो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। One amongst the following was not a salient feature of Government of India Act 1935. The act provided for the All India Federation, सही है। Residuary subjects were allocated to the provincial legislature is not पूछा है, not, ठीक है। The act provided for the All India, ठीक है। अभी residuary were allocated to the provincial legislatures, ठीक है। It मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंस, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये तो सही था। इट एबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल, ये भी हमने पहले देखा, राइट है। देखो रेसिडोरी सब्जेक्ट जो होता है नॉट द प्रोविंशियल, इट वाज विद द वाइसरॉय, तो वी हैव बी एज द राइट आंसर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द ब्रिटिश, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल, प्रोविंस मतलब फेडरेशन हो गया, ये फेडरल्स हो गया, ऑटोनॉमी बोल रहा है तो ये फेडरल सिस्टम हो गया, मतलब 1935 फेडरल हुआ ना। आज हम लोग पढ़ते हैं ना सेंट्रल स्टेट का रिलेशन की, वो भी इंडिपेंडेंट की है कि अपने सब्जेक्ट में वो 7 शेड्यूल में वो लॉ बनाएंगे, तो एक तरह का वो ना डिसेंट्रलाइजेशन। तो द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वही हुआ एक तरह से, तो वो एक फेडरलिज्म का एक पार्ट हुआ एंड दैट इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। फेडरल सिस्टम, फेडरल आ गया, ठीक है। एंड डायरकी एट द सेंटर, राइट, फेडरल हमने कितने बार पढ़ा है 1935, डायरकी एट द सेंटर हमने पढ़ा है 1935, आंसर विल बी द एक्ट ऑफ 1935। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन 1935, जैसे दिखा फेडरल फेडरेशन फेडरलिज्म पहले के आजादी के पहले का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। About the which of the following but the federal polity, once again सीधा जैसे ही फेडरल दिखे क्या मारना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नो डाउट शुड बी देयर इन दिस। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1905, द रेसिडोरी पावर हमने पहले ही देखा है गवर्नर जनरल के पास रहेगा। द रेसिडोरी पावर, रेसिडोरी पावर क्या हुआ, मतलब कि ना तो वो ट्रांसफर्ड में आया ना तो वो रिजर्व्ड में आया, उसको हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, शायद ऐसा कुछ आ जाए तो वो किसके अंडर में रहेगा, तो वो रहेगा अंडर द गवर्नर जनरल, ठीक है। अब देखो विथ रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल सही, बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसेस, राइट, यही तो है। मतलब देखो ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट मान लो कहीं कहीं प्रिंसली स्टेट है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हो गया हमारा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। और जो 500 समथिंग थे, जो 500 प्लस जो थे, वो हो गया प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इसी का तो एक समेशन, तो यही जो था पूरा, यही तो है ना ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ये तो दिस ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन 1 राइट हो गया तो करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो खत्म हो गया, 2 ओनली खत्म हो गया। अब या तो 1 हो गया तो वो, तो चलो सेकंड देखते हैं। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल, फेडरल के अंडर में क्या रखेगा, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो पूछेगा ये तो रहेगा ही रहेगा उसके अंडर में, ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड एंड, अच्छा देखो ये क्वेश्चन में क्या है ना, ये बोला कि जो फेडरल है, हमने अभी पढ़ा ऑल इंडिया फेडरेशन,
ठीक है, हमने पढ़ा, लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम था दैट वाज फेडरेशन ऑफ इंडिया। दिस शुड बी नोन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। द फेडरेशन ऑफ इंडिया उसका पूरा नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, उनमें से कौन सा जो नहीं था, नॉट, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तो था। सेकेंड हो गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये तो हमने अभी ही क्वेश्चन में देखा था, ये तो ऐसे भी खत्म हो गया। प्रपोजल फॉर द फेडरेशन, ये तो बिल्कुल ही था, ये तो ऐसे भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो अब अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, ये तो कहीं पूछा ही नहीं ना, अप्रैल का मतलब क्या हुआ, इसको चेक करना है क्या एक्ट ठीक काम कर रहा है नहीं कर, जैसे हमने चार्टर 1818 में देखा, सॉरी 1813 में देखा कि वो 20 साल के लिए किया, फिर 20 साल में आया अगला चार्टर एक्ट। सेवन कमीशन आया था, क्यों आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखने के लिए आया सेवन कमीशन, ठीक है। वो एक्ट में ही लिखा हुआ था कि होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि आएगा कोई और कमीशन। आंसर विल बी सी। Which of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? Which of the following is not an important and permanent constituent? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर वो नहीं है, ना तो इंपॉर्टेंट ना ही परमानेंट, ठीक। ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, यस, ये तो नहीं था। चलो आगे देखते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये तो था। इन्वेस्टिंग, बस आ गया फेवरेट वर्ड फेडरेशन, ये तो था ही। नॉमिनेशन ऑफ द ऑफिशियल मेंबर, ये भी था। ये नहीं था, देखो ये आया था भाई अगस्त ऑफर, वहां पर पहली बार कहा गया था कि आप लोग अपना संविधान बनाएंगे, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसके बारे में पहला जिक्र अगस्त ऑफर में किया गया था। तो आंसर विल बी ए, ये नॉट पूछा है, राइट। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? अब देखो, इट एबॉलिश्ड द नेटिव स्टेट, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। इट इनविसेजेस पार्टीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल भी नहीं, तब तक में तो पार्टीशन का तो बात ही नहीं हुआ था उसमें, ठीक है। अभी आते हैं, इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, जब इंडिपेंडेंस टू इंडिया दे ही देगा तो फिर वो एक्ट बनाया क्यों कि हमें ऑल इंडिया फेडरेशन चाहिए, ये बिल्कुल भी खत्म हो गया। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द राइट आंसर, ए, ठीक है। बहुत सारा हम लोगों ने पॉइंट लिया है ना इसे, आप अगर देखें तो एक हमारा आरबीआई है अभी का, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है, बहुत कुछ है इसमें। फिर हमारा से डायरकी है, डायरकी एट द सेंटर है ना, 7th शेड्यूल के हिसाब से, तो ये सब तो वहीं से लिया, तो आंसर विल बी ए। Which of the following acts converted unicameral legislature of बिहार into by, अच्छा ये बीपीएससी का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कन्वर्टेड यूनिकैमरल, मतलब कि एक हाउस था, ऑफ बिहार इनटू बाई कैमरल, मतलब कि ये हो गया प्रोविंस में, ठीक है, इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये हो गया प्रोविंस में, क्या आया, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। अभी तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि बिहार का ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसका एक्ट 1919 होगा। अगर क्वेश्चन में यह पूछेगा कि 6/11 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म किस एक्ट से हुआ था, तो 1935 के एक्ट से हुआ था। ये चूंकि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ पर 1919 ये जो कि कमीशन ने बीपीएससी सही आंसर उसको कंसिडर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, ये तो 1935 इसमें कहीं नहीं जाए। देखो सेपरेशन ऑफ बर्मा हो गया, ये एक पहला हो गया, दूसरा हो गया कि 2 न्यू प्रोविंस बना था, 2 न्यू प्रोविंस, कौन सा, सिंध कौन सा, धुरंधर पता ही होगा, सिंध हो गया, एंड क्या हुआ था, उड़ीसा, ठीक है। 2 न्यू प्रोविंस बना था, एक देश ही बन गया था बर्मा। ओके सो आई थिंक बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है इस पूरे चैप्टर में, एक
क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कभी, एक दो तो कभी नहीं आएगा, वेरी रैंडम चांस है, एक क्वेश्चन तक आएगा, इट विल बी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसी वीडियो को या जहां से भी आप देख रहे हो, आप जो भी सोर्स से देख रहे हो, सिर्फ आप इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आप एक बार दो बार बस रीड कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन वेरी सिंपल। उतना अंदर वो नहीं जाएगा कि चार्टर एक्ट 1813 किस दिन साइन हुआ था, किसने साइन किया था, ये सब नहीं पूछता है। अपना कमीशन में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। आपने वो चीज़ पता है कि नहीं पता है, पता है, बस दैट्स इट। और इस टॉपिक में तो खास करके जो बस PYQs ही है, आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा।